मोहब्बत और आजादी। आखिर में शाहजी बोले, ये जनवरी की एक यख रात थी। कायनात की हर चीज मुंजमद हो चुकी थी। क्लिफ्टन की सर्द लहरें, समंदर की नमकीन हवा, उरूसुल बलाद की मध्यम रोशनियां, सब कोहरे की चादर ओढ़े ऊंग रही थीं। उस साथ लिहाफ की सर्दी में मेरे मेजर ने मुझे हुक्म दिया, कैप्टन जमीर। एक मिनट शाहजी। इकबाल ने अपनी रिवायती बेचैनी से शाहजी को टोक दिया। हमने उसे घूर कर देखा। वो खसियाना सा होकर बोला, भाई एक सवाल है, बाद में भूल जाऊंगा। पूछो मेरे बच्चे पूछो। शाहजी ने पुचकार कर कहा, शाहजी ये किस सन की बात है? इकबाल ने सवाल दाग कर हम सबको फातिहाना नजरों से देखा। मेरे बच्चे, ये सन 47 की जनवरी की बात है। पाकिस्तान बनने से पहले की सर्दियां। हमारी यूनिट ताजा कराची आई थी। उस वक्त कराची इतना बड़ा शहर नहीं था, चंद सड़कें। शाहजी असल वाकया भूलकर कराची के जोग्राफिये पर उलझ गए, लेकिन इससे कबल कि बात हाथ से निकल जाती, खान साहब ने उनके चेहरे के सामने हाथ लहरा कर कहा, शाहजी, फिर मेजर ने आपको क्या हुक्म दिया? शाहजी चौंक कर रुके, खान साहब को घूर कर देखा, फिर जरा ऊंची आवाज में बोले, कौन मेजर? खान साहब गड़बड़ा गए। मैंने फौरन शाहजी को याद दिलाया, आप जनवरी की यख रात का किस्सा सुना रहे थे। शाहजी ने अपने पोपले मुंह पर हाथ रखा और खी करके हंसते चले गए। हम सर झुकाकर बैठ गए। वो रुके, हमें ऐनक के दबे शीशों से झांक कर देखा और बोले, लो तको, मैं कहां की बात कहां ले गया। बुढ़ापा है ना भाइयों, मुआफ करना। हां तो मैं कह रहा था, मेजर ने मुझे हुक्म दिया, कैप्टन जमीर तुम अभी जाओ और मेजर जनरल पिंचर को ये चिट्ठी दे आओ। उन दिनों पाकिस्तान और भारत की फौज ब्रिटिश आर्मी कहलाती थी और उसके बड़े अफसर अंग्रेज होते थे। बहरहाल तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? शाहजी ने रुककर हमारी तरफ देखा। हमने फौरन गर्दन हिलाकर तायद कर दी, उन्होंने इत्मीनान से हंकारा भरा। लो भाई, उस कड़ाकेदार सर्दी में मैं जीप पर निकल खड़ा हुआ। जनरल पिंचर का घर बहुत दूर था। मुझे पूरे 45 मिनट ड्राइव करना पड़ी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं आखिरकार ठिठरता हुआ जनरल के घर पहुंच गया। वहां हू का आलम था। स्ट्रीट लाइट्स का रिवाज था नहीं। सर्दी इस कदर थी कि दरबान का इम्कान भी मफकूद था। बस वहां मैं था और जनरल का रीछ जितना ऊंचा कुत्ता, जो सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं जूं ही पांव नीचे रखता, वो भू करके मुझे पांव वापस उठा लेने पर मजबूर कर देता। तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे? शाहजी ने एक बार फिर रुक कर पूछा। नहीं, हरगिज नहीं, हम बैक जुबान बोले। चलो फिर ठीक है। शाहजी ने इत्मीनान से गर्दन हिलाई। बहरहाल भाइयों, मैंने कुत्ते को भगाने के 100 जतन किए, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। होता भी क्यों, आखिर अंग्रेज जर्नैल का कुत्ता था। मैंने जिच होकर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। ये नुस्खा कारामद साबित हुआ। साहब के सर्वेंट क्वार्टर से उनका देसी बटलर धोती संभालता हुआ निकला और टॉमी टॉमी पुकारता हुआ बाहर आ गया। मैंने उसे चिट्ठी दिखाकर जनरल से मिलने की दरखास्त की। उसने मेरे कंधे के फूल देखे, एक अधूरा सा सल्यूट किया और टॉमी को साथ लेकर अंदर चला गया। मैं जीप से उतरा और लेफ्ट राइट करता हुआ रिहायशी एरिया के सामने खड़ा हो गया। शाहजी एक लम्हे के लिए फिर रुके, हमें देखा और इस्तफहामिया अंदाज में बोले, तुम्हें पता है मैं इस सर्दी में वहां कितनी देर खड़ा रहा? हमने फौरन गर्दन नफी में हिला दी। शाहजी ने हंकारा भरा, पूरे 35 मिनट जेंटलमैन, 35 मिनट्स उस हड्डियों में सरायत कर जाने वाली सर्दी में खड़ा रहा। मैं कैप्टन जमीर। इस दौरान गोरा जनरल बाहर आने की तैयारी करता रहा। उसने जुराबें पहनी, जेर जामा पहना, कपड़े पहने, गरम कोट चढ़ाया, गर्दन के गिर्द मफलर लपेटा और फिर जरा सा दरवाजा खोल कर पूछा, व्हाट इज द मैटर कैप्टन? मैंने एड़ियां बजा कर कहा, हियर इज अ लेटर फॉर यू सर। गोरे जनरल ने बगैर कुछ कहे सुने एक हाथ बाहर निकाला,
मैंने झुककर लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने खत उचक कर दरवाजा बंद किया और मैं लकड़ी के बंद कवाड़ों को सल्यूट करके वापस आ गया। शाहजी खामोश हो गए। हम सब ठोडियां हथेलियों पर जमा कर बैठे रहे। वो चंद लम्हों तक हमें घूरते रहे, फिर जिच होकर बोले, तुम्हें पता है उस जर्नैल ने मुझे अंदर आने की ऑफर क्यों नहीं की? क्यों उस हड्डियों में उतरने वाली सर्दी में चाय के एक कप तक की पेशकश नहीं की? हमने फौरन गर्दन हिला दी। शाहजी ने एक लंबा और ठंडा सांस लिया। हाँ, तुम अंदाजा कर ही नहीं सकते, वो रुक कर बोले, इसलिए मेरे बच्चों कि मैं गुलाम था और गुलामों को घरों में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। चाय कॉफी सर्व नहीं की जाती, उनके लिए बैठकें नहीं खोली जाती। शाहजी ने गहरे दुख से आंखें मीच लीं। पर शाहजी, मैंने गुलूगीर लहजे में उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश की। उन्हें करंट सा लगा और वो पूरी आंखें खोलकर बोले, नहीं, अभी ये कहानी अधूरी है, इसका आखिरी हिस्सा तो अभी सुनाना बाकी है। उन्होंने सर झटक कर दुख भगाने की कोशिश की। जब नाकाम रहे तो उसी जहरीले लहजे में बोले, उस जनवरी में जब मैं अमेरिका से लौटा तो एयरपोर्ट पर मुझे मेरे ब्रिगेडियर बेटे ने रिसीव किया। मैं उसके साथ सरकारी जीप में बैठ गया। हमने बातें शुरू कर दी। जीप चलती रही। जब रुकी तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं जनरल पिंचर के उसी घर के सामने खड़ा था जहां मैं 51 बरस पहले सख्त सर्दी में ठिठुरता रहा। सामने मेरी बहू, मेरे पोते पोतियां खड़े थे। हाँ मेरे बच्चों, तुम यकीन करो, मैंने अपने बच्चों के साथ बरामदे में पांव रखे, वहां से दरवाजा उबूर किया, अंदर सहन में आया, एक एक कमरा फिर कर देखा, पूरे एतमाद के साथ हर चीज छू कर देखी, लेकिन मुझे कहीं खौफ, मरूबियत और कमतरी का एहसास नहीं हुआ। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू नहीं हुई, मेरी कनपट्टियों में आग नहीं लगी, मेरे हाथों में पसीना नहीं आया, मेरी गर्दन नहीं झुकी, मेरी पलकें नहीं कांपी। शाहजी रुके, हमें देखा और फिर हंसकर बोले, मेरे बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि अब मैं ब्रिटिश आर्मी का एक गुलाम कैप्टन नहीं था, पाक आर्मी के एक ब्रिगेडियर का बाप था। और हां, तुम लोग पूछ रहे थे इस आजादी ने हमें क्या दिया, तो मेरे बच्चों, इस आजादी ने हमें आकाओं के बरामदों पर चढ़ने का हौसला दिया। शाहजी फिर रुके, चंद लम्हों के लिए कुछ सोचा और फिर निस्बतन ऊंची आवाज में बोले, पर यार, तुम लोगों का भी कोई कसूर नहीं। ये आजादी कमबख्त होती ऐसी है, जितनी भी हो कम लगती है। जो मोहब्बत और जो आजादी इंसान को कनाअत सिखा दे, उसे महदूद रहने, साबिर रहने पर मजबूर कर दे, वो मोहब्बत ही कब होती है, वो आजादी ही कब होती है। यारो, तुम लोग जो आजादी पर शाकी हो, यही तो इसके आजाद होने की निशानी है। कभी गुलामों ने भी कहा है, इस आजादी ने हमें क्या दिया।